नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती का लिखा प्रसिद्ध लेख गुनाहों का देवता, एपिसोड 13। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिंती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और बिंती का माथा सहलाते हुए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिंती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर, तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट न आए। अच्छा, चंदर ने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो। क्यों? बिंती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट रहा। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था। नसंस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेशे रेशे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्रपाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले किसी बाराती या औरतों की आवाजें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं ही आई। धीरे धीरे नीचे का रव भी शांत हो गया। संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर चलने लगे और वह आवाजों से यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदर ने फिर करवट बदली और आंख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा कि अब अगर वह आंख भी बंद करता तो जब पलकें पुतलियों से छा जाती तो एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी। किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोलीं, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथुनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई, आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए, सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पायताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो, सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा। बहुत मुश्किल से रुंधे गले से सुधा बोली, मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांवों पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़ककर चंदर के पांवों पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली। धीमे धीमे नी शब्द। कहाँ चली, सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं, अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये जूठे हो जाएंगे, देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था।
शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बजे गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से 9 सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और बुआजी रोचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पांव रखा कि बिंती पांव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलख बिलख कर रो पड़ी। चंदर ने बिंती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिंती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए 2nd क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग ड्योढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो बिंती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहां घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आंख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा बिंती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा बिंती को देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिककर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पर पहुंचा उसे मालूम नहीं। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीर की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिंती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सभी कुछ।
ये सब चीजें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीजें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृतिपटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन चार दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंद गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफेद कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे, सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केंचुल की तरह उस पर छाई हुई थी, धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रही हैं। वह उठा, नहाया और बिंती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर, 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़े लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक असबसी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं। जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराओ। तुम जाओ, सुधा का खत आया है बिंती के पास। बुआजी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गईं। हम लोग कितना रोकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिंती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। बिंती, चंदर ने पुकारा। बिंती चौके में थी। वह निकल आई। बिंती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कड़ाही उतारकर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिंती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। बिंती की आंखों में आंसू छलछला आए। बिंती, रोती क्यों हो? छे, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूं। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो, चंदर ने बिंती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिंती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं, लेकिन हरेक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर। पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं बिंती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआजी को जाने क्यों दिया तुमने?
उन्हें रोक लेती। चंदर ने कहा, अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब बखत आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही किसी के साथ निकाल दूं? बिंती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाए। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। छे, ऐसी बातें नहीं करते बिंती। महीने भर में सुधा आ जाएगी। और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू, बिंती बोली और जाकर एक तश्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिंती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया। बिंती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना, उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यह गए, वह गए और आंख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए, बिंती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की थाती होने के नाते बिंती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिंती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिंती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। बिंती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिंती को खिला दिया। बिंती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजन आई। बिंती ने चौके के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंदर ने चारों ओर देखा। घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिंती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिंती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों न हो, बिंती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंदर बोला। बिंती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यहीं थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिंती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें न कोई परेशान करता होगा, न तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम एक महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहां दिन में 24 घंटे तुम आंख के सामने रहते थे, वहां अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफे तबीयत आती है कि जैसे बिंती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से, तुम्हारे बारे में बातें करूं, लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आजादी है मुझे। मांझी भी बहुत अच्छी है, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मंगवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना। और बिंती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिंती को वापस लूंगी, समझे?
यह न करना कि मैं न रहूं तो मेरे बजाय बिंती को रुला रुला कर कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। चाय ज्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन। तुम्हारी सुधा। चंदर ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर था। युगों पहले वैयाकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीरकर अंदर बिंद गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ा शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने बिंती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिंती को दे दिया। बिंती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महराजन ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अभिन आंगन धोवा जाए, आप जाए के ऊपर खाए लेव। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिंती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिंती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की बिंती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। और बिंती ने अपने हाथ से एक कौर बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिंती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रही हैं आप? बिंती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा, बिंती ने बड़े कातर स्वर से कहा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।